नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप संघर्ष करने से कभी भी पीछे न हटें। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इस बात को हमेशा अपने मस्तिष्क में रख के चलिए। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता, वही हार जाता है। भूखा पेट, खाली जेब, सच्ची पढ़ाई ही विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। तो हमने अपनी पुरानी कक्षाओं में क्या-क्या देख लिया था, एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पिछली बार हमने देख लिया था आरक्षण के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? आरक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है? आरक्षण के बारे में हमने आर्टिकल 15 और 16 को अच्छे से पढ़ा था कि ये सब जो बिंदु लिखे हुए हैं, इन सबको पढ़ा था हमने, एक-एक करके हर किसी को क्लियर कर लिया था। और इसको हमने पढ़ने के लिए बोला था कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण और उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये पिछड़ा वर्ग हमने पढ़ लिया, इंदिरा साहनी केस से संबंधित मुद्दों को पढ़ लिया, 77th अमेंडमेंट को भी पढ़ लिया था और 81th को भी पढ़ लिया था। अब हमने अपनी क्लास को यहीं पे छोड़ दिया था। हमने आपको लंबवत और क्षैतिज आरक्षण को विस्तार से समझा दिया था, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं कि जो हमको आरक्षण मिलता है, यानी जो आरक्षण प्रदान किया जाता है समाज में, वो उसके फायदे क्या, नुकसान और नुकसान क्या है। यानी आपको ऐसे कोई उत्तर लिखना होगा तो मूल्यांकन के दौरान आपको उसके फायदे और नुकसान दोनों बताने पड़ेंगे। तो उसी चरण में हम देखते हैं कि इसके क्या-क्या फायदे हैं आरक्षण के, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं समाज में असल समानता लाने का उपाय है। यानी समाज में जो व्याप्त असमानता है, सामाजिक, आर्थिक किसी प्रकार की भी असमानता है, उसको वास्तविक रूप से समान करने का एक प्रयास है। यानी जो भी पिछड़ापन है, उसको बराबर करके सभी सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों को एक स्तर पर लाने का प्रयास है, ठीक है? तो ये पहला मुद्दा हमने समझ लिया। अच्छा, ये भी ध्यान में देखिए, वितरण मूलक न्याय से संबंधित आनुपातिक समानता पर निहित है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा दे दिया जाएगा, किसी को कम दिया जाएगा, जो नीचे हैं उनको बहुत अधिक दे करके बहुत ऊपर कर दिया जाएगा। यह आनुपातिक समानता पर निर्धारित होगा। जो जितना पिछड़ा होगा उसको उस स्तर का जिसकी जितनी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार ही उसको आरक्षण दिया जाएगा और समय-समय पर इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ भी आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है? अगला इसका फ़ायदा क्या है? प्रशिक्षण प्रशिक्षण से योग्यता व गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। यानी हम एक तर्क देते हैं कि आरक्षण देने से योग्यता और गुणवत्ता वो प्रभावित हो जाएगी, यानी कम योग्य लोगों को उच्च पद पे बैठा दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रशिक्षण के द्वारा उसको सही किया जा सकता है। तो जो आरक्षण है इसका दूरगामी दृष्टि से इसको देखा जाए तो यह असमानता को समाप्त कर सकती है, जिससे हमें प्रशिक्षण और योग्यता में भी आगे बढ़त मिलेगी। समान रूप से, मतलब जो भी आएँगे उनको वो समान रूप से सक्षम रहेंगे। यानी ये तर्क को काटा जा सकता है इस तरीके से। और अगला देखते हैं, आरक्षण हजारों वर्षों से शोषित पिछड़ी जातियों के लिए एक प्रकार का मुआवजा है। यानी उनके लिए एक प्रकार से एक छूट दी गई है। उनको एक तरीके से गिफ्ट की तरह आप समझ लीजिए या मुआवजा समझ लीजिए, जो उनको समान स्तर पर लाने के लिए दिया गया है, क्योंकि हमेशा से उनका शोषण होता रहा है। उसके बदले के स्वरूप में उन्हें ये आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है? जब वो समान हो जाएँगे तो ये आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। सेवाओं में जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता, अतः इसमें सहायक है। यानी जो सेवाएँ हैं, जो भी कार्यप्रणाली हमारे भारत में चल रही है, तो इसमें जो भी भारत के लोग हैं, सभी लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलना ज़रूरी है। जो पिछड़ेपन के कारण उनको मिल नहीं पाता, तो उसमें क्या सहायक हो जाता है? आरक्षण। यानी आरक्षण के द्वारा उनको भी समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें भी ये सहायक हो जाता है। अच्छा, जैसे आलोचना में लिखनी हो, यानी कमियाँ कह सकते हैं। आलोचना या यहाँ पे आप कमियाँ कह सकते हैं। यानी इसको अगर इसकी आलोचना करनी हो, इसकी बुराइयाँ बतानी हो, ठीक है? इसकी बुराइयाँ बतानी हो, मतलब जो इसमें गलत है, जो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, वो ये इन आधारों को बता सकते हैं। संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध है। यानी अवसर की समानता, मतलब ये तर्क तो सही नहीं प्रतीत होता है, लेकिन एक तरीके से दे सकते हैं कि सभी को समान रूप से अवसर होना चाहिए, तो उसमें किसी को आरक्षण दे करके, किसी को आरक्षण से वंचित करके असमानता को उत्पन्न किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारा संविधान आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है। लेकिन ये तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट वगैरह में जो भी केस किए गए, तो यही तर्क दिया गया है, ठीक है? योग्यता की उपेक्षा होती है, यानी जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको उनको वंचित कर दिया जाता है और आरक्षण के द्वारा कम योग्य व्यक्ति को पद दे दिया जाता है। सेवाओं में गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी जब कम योग्य व्यक्ति, यानी आरक्षण के द्वारा जो
संस्थान में आ जाते हैं, सेवाओं में आ जाते हैं, तो उससे हमारी गुणवत्ता प्रभावित होती है। अर्थात यदि योग्य व्यक्ति उसी कार्य को करेगा, तो अधिक दक्ष तरीके से कर सकता है। लेकिन आरक्षण की वजह से हमें सामाजिक समानता को देखना है, असमानता को खत्म करना है, तो हमें उसको अवसर देना पड़ेगा। इस वजह से सेवाओं में गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इस तरह का भी हम तर्क दे सकते हैं। और वर्तमान में एक वर्तमान में क्या, ये हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है कि लोग, जो हमारे राजनेता हैं, वो आरक्षण को एक राजनीतिक मुद्दे की दृष्टि से देखते हैं, और जब जब उनको फायदा जरूरत होती है वो आरक्षण देते हैं और संबंधित वर्ग को, और उसको बढ़ाते रहते हैं। जैसे हाल ही के मुद्दे में आप एएमयू को देख सकते हैं। एएमयू का जो अल्पसंख्यक का दर्जा इसको दिया गया है, इसको भी जो हमारी बीजेपी की सरकार है, ये इसको इस तरीके से एक्ट कर रही है जैसे कि ये इसके खिलाफ हो, कि इनको अल्पसंख्यक का जो दर्जा है इनका समाप्त ही रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इसको रद्द किया था और उसमें कानून चल रहा था, जो अपील की गई थी मनमोहन सरकार के द्वारा, कि इसको अल्पसंख्यक का दर्जा पुनः प्रदान किया जाए, इसका अल्पसंख्यक का दर्जा न समाप्त किया जाए। तो अब उस पीआईएल को बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हम इसको समाप्त नहीं ले जाना चाहते कोर्ट में, और जो दर्जा है वही यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, यानी उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। और तो ठीक है, इस तरीके से राजनीतिक मुद्दे बनते रहते हैं, हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि क्या उचित है समाज के लिए। ठीक है। और एक और विशेष महत्वपूर्ण तर्क हो जाता है प्रतिगामी विभेद का उदय। यानी जो आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, यदि इसको अधिक दिया जाएगा, तो इससे एक नया प्रकार का विभेद उत्पन्न हो जाएगा, एक नया प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हो जाएगा, जिसे प्रतिगामी विभेद कहते हैं। प्रतिगामी विभेद क्या होता है कि जैसे आरक्षण प्रदान किया गया, तो जब अधिक 100% में से अगर ज्यादातर आरक्षण ही दे दिया जाएगा, तो जो शेष बचे लोग हैं वो वास्तव में पीछे हो जाएंगे, यानी एक नए प्रकार का विभेद उत्पन्न हो जाएगा, तो उनके साथ होने लगेगा। तो इसको क्या कहते हैं, राजनीति, इसको कहते हैं प्रतिगामी विभेद। ठीक है। तो हमने आरक्षण के फायदों को देख लिया, इसकी आलोचना भी कर ली, यानी इसकी कमियों को भी देख लिया। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारी उचित राय क्या होनी चाहिए, यानी सबसे अधिक सही क्या होना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके हमें कुछ उत्तर लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम बताएंगे, जो आरक्षण प्रदान किया गया है यह वास्तविक रूप से तो सही है, लेकिन इसको प्रदान करते समय हमें कुछ सावधानियों को अवश्य बरतना चाहिए। ठीक है। उसके द्वारा ही इसको बैलेंस करके प्रदान किया जाना चाहिए। समाज के साथ साथ अन्य आधारों से वंचित का भी उत्थान आवश्यक है, यानी जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, उनके साथ साथ अन्य आधारों से पिछड़े वर्गों को भी वरीयता दी जाए। जैसे लिंग के विभेद के कारण महिलाओं की स्थिति पीछे हो गई है, वृद्धों की स्थिति दयनीय हो गई है, बच्चों की स्थिति कमजोर हो गई है, और आर्थिक पिछड़ापन भी हमारे समाज में अत्यधिक व्याप्त है। तो इन सबको भी आधार बना करके हमें सबको आरक्षण के लिए देना चाहिए, यानी बैलेंस करके अनुपातिक युक्त आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। ठीक है। जिससे बेहतर समाज बन सके, यानी जब सभी लोग अच्छे से विकसित होंगे, तो एक अच्छा समाज बन पाएगा। जो हमारा आरक्षण होना चाहिए वो गतिशील होना चाहिए। गतिशील का क्या मतलब है, यानी गतिशील का मतलब होता है समय समय पर बदलाव की क्षमता रखता हो, यानी जब जरूरत पड़े जिसको, उसके अनुसार इसको बदला जा सके। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया गया तो फिर उनका विकास हो जाने के बावजूद भी उनको प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से अभी मुद्दा आता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो SC ST के लोग हैं उनको भी, उसमें भी क्रीमी लेयर का रूल लागू होना चाहिए, यानी उसमें भी जो उच्च पद मतलब संपन्न लोग हो गए हैं उनको आरक्षण को त्याग देना चाहिए। क्रीमी लेयर का निर्धारण व पालन हो, यानी क्रीमी लेयर को सही तरीके से लागू किया जाए, यानी ओबीसी में भी लागू किया जाए, SC ST में भी लागू किया जाए, यानी जो सक्षम हो चुके हैं उनको इस आरक्षण से अलग कर दिया जाए, और जो वास्तविक वंचित लोग हैं उनको आरक्षण प्रदान किया जाए। आर्थिक कारकों को भी आधार बनाया जाना चाहिए, यानी आर्थिक कारकों के भी आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसी आधार पर EWS प्रदान किया गया है। ठीक है। अभी आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और इसके फायदे नुकसान भी देखेंगे। ठीक है। आरक्षण के भीतर आरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए, यानी जो उपवर्गीय आरक्षण है, यानी एक आरक्षण प्रदान किया गया है एक जाति को, जैसे ओबीसी को, तो ओबीसी के अंदर भी बहुत प्रकार की वंचित लोग हैं, यानी कई स्तर तैयार हो चुके हैं, तो उसके अंदर भी उनको अलग अलग बंटवारा करके आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे बिहार में उपवर्गीकरण के लिए मांग की जा रही है। अभी हाल ही में जो गणना हुई है उसके अनुसार इसको भी मांग की गई है, और इसको कहा गया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जैसे तमिलनाडु के आरक्षण को डाला गया है, तो इसके न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकेगा और आरक्षण को बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है।
तो हमने ये उचित राह देख ली, इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, यानी आरक्षण के प्रश्न आने पर आप ये पूरा अच्छे से समझेंगे, इन चीजों का जिक्र करेंगे, इन मुद्दों का, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार उसके बाद इसके फायदे और आलोचना करते हुए उचित राह को कंक्लूजन में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके कुछ प्री के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, ओबीसी आरक्षण, वो कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है। ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है, तो हम देखते हैं आर्टिकल 13(2), इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या, इसमें विधि के बारे में बताया गया है कि जो बाद में संविधान के बाद निर्मित विधि है, यदि वो किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो अनच्छादन सिद्धांत के तहत समाप्त कर दी जाएगी, यानी शून्य कर दी जाएगी। आर्टिकल 14 में हमने देखा कि किस प्रकार से समानता का वर्णन किया गया है, कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, तो इसमें भी नहीं है। 14 हमने देख लिया समानता का, और ठीक है, अनुच्छेद 15 में तो आरक्षण का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि उन्हें सब क्लॉज भी दे रखा है, तो हम उसके उसमें क्लॉज भी दे रखा है, तो क्लॉज के अनुसार हम उसको देख करके ही उत्तर को लगाएंगे। ठीक है, सही आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4), इसमें क्या बताया गया है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, यानी जो पिछड़ी जाति का वर्णन तो किया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ओबीसी मतलब पिछड़ी जाति में कौन कौन से आएंगे, लेकिन बाद में जिन समितियों ने बताया कि मंडल आयोग ने जिस प्रकार से बताया कि ओबीसी के अंदर मतलब पिछड़ी जाति के अंदर ओबीसी प्रमुख रूप से आते हैं, ठीक है उनको ही ओबीसी कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद में शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का विचार दिया गया है, और आर्टिकल 16(4) में सेवाओं में दिया गया है। 17 में अस्पृश्यता का वर्ण है, और इसमें उपाधियों का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है इसमें, ठीक है, तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4, इसमें पिछड़े वर्ग हेतु राज्य अधिनियोजन में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किया जा सकता है, यहाँ पे ओबीसी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में यहाँ पे किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति आदि के लिए वो सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है, इसका वर्णन है। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम देख करके इसको करेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन में दिया होता 15 क्लॉज 5 जो 2005 में जोड़ा गया था, तो इसमें भी आरक्षण के लिए कहा गया है। ठीक है, आरक्षण के लिए क्या गया है, जो पिछड़े वर्गों के लिए है, तो ये भी उत्तर हो जाता अगर ये ऑप्शन में अलग से होता तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे सबसे उचित आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, 17 और 18 हमने देख लिया। ठीक है, अब अगला एक और प्रश्न है जिसमें हम देखते हैं कि इसको हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, पिछड़े वर्गों, पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण हेतु सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, अब हमने अभी आपको भी बताया था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, जो अलग अलग से दिया हुआ है, तो हम इस बात को लेंगे। इसमें देखिए, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 वाले में ही वर्णित है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में सभी के लिए आरक्षण का जैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस चीज का वर्णन किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 16 क्लॉज 4 में भी सेवाओं के लिए दिया गया है, और आर्टिकल 16 क्लॉज 5 इसमें भी ये दोनों सेवाओं के लिए है, और ये शैक्षिक संस्थाओं के लिए है। ठीक है, तो यहाँ उसने कहा है कि आरक्षण ये शिक्षण संस्थाओं, तो शिक्षण संस्थाओं के लिए सबसे उचित आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, जिसमें सभी के लिए आरक्षण का कहा गया है, मतलब 3 वर्गों के लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल क्या 2005 में जोड़ा गया है। ठीक है,
2005 में जोड़ा गया है। और ये पहले से ही लिखा हुआ था कि आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन सभी जगहों पे देने के लिए ये आर्टिकल को जोड़ा गया सन 2005 में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी कक्षाएं कंप्लीट हो गई। आरक्षण को हमने विस्तार से समझ लिया, इसका लाभ हानि सबको पढ़ लिया। अब हम इसके अंतर्गत ही हमारा एक और मुद्दा बन जाता है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, ठीक है। तो अगर आप कहिए तो इसको हम अगली कक्षा में बताएं या फिर अभी बताएं? हम सोच रहे हैं कि इसको एक और क्लास लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।